नरेंद्र मोदी की राजनीति क्या दूसरों से अलग है? सरकार चलाने का जो उनका स्टाइल है, उसको लेकर जो आरोप नरेंद्र मोदी पर लगे हैं, क्या दूसरे राजनेता इससे अछूते हैं? क्या उनका स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, उनका स्टाइल ऑफ गवर्नेंस पहले कभी किसी ऐसे नेता का नहीं रहा या आज नहीं है जैसा नरेंद्र मोदी का है? फिर नरेंद्र मोदी पर यह आरोप क्यों? कुछ देर के लिए मान लें कि नरेंद्र मोदी असल में गुजरात दंगों की वजह हैं, हजारों मुसलमानों की मौत के जिम्मेदार हैं, अपने आसपास किसी को खड़ा नहीं होने देते, सियासत के विपक्षियों और अपनी ही पार्टी के विरोधियों को ठिकाने लगा देते हैं। उन्होंने गुजरात में विपक्ष का लगभग वजूद ही खत्म कर दिया है और नौबत यहाँ तक आ गई है कि गुजरात का मतलब मोदी हो गया है। लेकिन सवाल ये कि क्या ऐसी राजनीति की मिसाल मोदी अकेले हैं? और अगर ऐसा है भी तो क्या उनके व्यक्तित्व और परसेप्शन की वजह से, या इसको साबित करने वाले तथ्य भी हैं? क्या उन्होंने कभी मीडिया का दमन करने की कोशिश की है? क्या उन्होंने अपने सियासी विरोधियों को जेल में डलवा दिया है? या फिर उन्होंने कहीं मानव अधिकारों का घनघोर उल्लंघन किया है जिसके सीधे सबूत पाए जाते हों और ऐसी घटनाएं कभी देश में कहीं और न हुई हों? मायावती, ममता बनर्जी, जयललिता, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, करुणानिधि, नवीन पटनायक की राजनीति क्या मोदी से एकदम अलग है? और क्या ये सभी अपनी पार्टी के तमाम लोगों और सियासी विरोधियों को सुनते और उन्हें भाते हैं? यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी का क्या, जिनके बारे में अभी अभी आई एक किताब तो यहाँ तक कहती है कि उन्होंने 10 साल तक इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ही बांध कर रख दिया था। ऐसे तमाम नामों और मिसालों के बीच तानाशाहों की कतार में सिर्फ मोदी का ही नाम लिया जाना क्या समझ में आता है? समय के लिए हेमंत उपाध्याय। क्या बद्री साहब ये कहना ठीक है कि नरेंद्र मोदी जिस तरीके के व्यक्ति हैं, क्या वो फर्मा, वो डाई सिर्फ एक व्यक्ति को बनाने के लिए थी ऊपर वाले के पास? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, लेकिन वो बहुत चतुर, मतलब सक्षम तो है ही है, बहुत क्लेवर है। ऐसा देखिए, अलग अलग तरह से उन्होंने, जिस तरह से अगर मोदी राइज टू पावर का आप अध्ययन करें तो आपको लग जाएगा कि कैसे उन्होंने अपने को डेवलप किया है। लेकिन ये उनका अपना ही गुण नहीं है, साथ साथ सिचुएशन, जो अभी की समस्याएं हैं, अपने का समय है, आज का समय का पैदाइश भी है मोदी, यानी आज के समय ने उनको पैदा किया है। उसकी जो डेफिसिट है, उस डेफिसिट को भरने के लिए मोदी पैदा हुए हैं। लेकिन जो इसमें मैं कहना चाहता हूं कि जो विकास की मृग तृष्णा और सांप्रदायिकता का इतना अच्छा मिक्सचर जो आरएसएस भी अब इनसे सीखेगी शायद, वो मोदी ने तैयार किया है। और वो मुझे लगता है कि एक रप्चर है। अपने हिसाब से इसी तरह के मिक्सचर्स दूसरी जगह भी पैदा हुए हैं। अरविंद, आप बताएं कि हम देखते आ रहे हैं कि बहुत सारी पार्टियां हैं जिनमें जैसा डिक्टेट चलता है, चाहे वो मुलायम सिंह हो, चाहे वो मायावती हो, चाहे जयललिता। कौन जानता है मायावती का कौन सा कैंडिडेट कहां खड़ा है या जयललिता का कौन सा कैंडिडेट कहां खड़ा है? सब जयललिता के नाम पर वोट देते हैं, कैंडिडेट कोई भी हो, मायावती के नाम पर वोट देते हैं। और कैसे किस तरह से डिक्टेट उनका पार्टी में चलता है। और अभी जो एक किताब आई जिसमें कि संजय बारू ने क्या क्या लिख दिया कि सोनिया गांधी रिमोट से चला रही थी, उससे पहले भी सब जानते थे, कोई नई बात नहीं है। तो वो तो अपनी पार्टी से भी आगे सरकार पर बढ़ गई। फिर तानाशाह का ये टैग या स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग का ये टैग, ये आरोप मोदी पर ही क्यों? मुझे बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कोई बहुत फर्क सभी लीडर्स में नहीं दिखाई पड़ रहा है। मोदी की अगर आप देखें, 2002 का आरोप लगता है कि दंगे हुए। 2002 से 2014 तक गुजरात में एक भी कम्युनल दंगा नहीं हुआ। दूसरे ऐसे तमाम स्टेट्स आपको दिख रहे हैं जहां पर 100 से ज्यादा इस पीरियड में दंगे हो गए। निश्चित तौर पर एक बोगी क्रिएट की गई और उस बोगी को मुझे लगता है कि शायद इस समय अगर नरेंद्र मोदी, जो बीजेपी की वीकनेस मुझे यहां पर दिख रही है, एक बड़ी कम्युनिटी है, माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जो इस बोगी से सब उसको हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि एक बहुत बड़ा दैट आ रहा है। मुझे लग रहा है कि यहां पर नरेंद्र मोदी को रीच आउट करना चाहिए था, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को ये कन्विंस करना चाहिए था। वो अपने भाषण में फैसल ये जरूर बताएंगे कि क्या इस इस्तेमाल हो रहा है पर्टिकुलर उस कम्युनिटी का मोदी को हिट करने के लिए, और क्या मोदी को रीच आउट करना चाहिए था, जैसा अरविंद कह रहे हैं? जैसा अरविंद कह रहे हैं, मैं बिल्कुल इनसे सहमत हूं कि मोदी जी को चाहिए था कि 2 कदम और आगे आकर के कहते कि नहीं, जिस तरह का प्रचार या जिस तरह की बातें मेरे बारे में कही जा रही हैं वो गलत है, और मैं ऐसा नहीं, मैं सबको साथ लेके चलने की बात कर रहा हूं, मैं सबको साथ लेके चलूंगा। लेकिन अगर उनका आप पूरा डिस्कोर्स देखें इलेक्शन में जिस तरह से उन्होंने कंडक्ट किया है, तो उन्होंने न सिर्फ ये कि उसको अवॉइड किया है, बल्कि उसको का जवाब दिया है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। और इसलिए कि उनकी यूएसपी है हार्ड लाइन हिंदुत्व
छवि, वो नहीं चाहते हैं कि उनकी उस छवि में डेंट हो, और वो जो वोट बैंक है वो मैं ऐड करूं, ये मोदी जी के साथ ये क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी जो अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उनकी बातें वो कहते कुछ और है, लेकिन लोग उसमें देखते कुछ और हैं, और कई बार वो कुछ ना भी कहें तो लोग उसमें 10 तरह के मतलब निकालते हैं। ये क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी एक तरफ है, क्या वो दूसरी तरफ क्या बेनिफिट बन जाती है? नहीं, बेनिफिट बनेगी या नहीं वो हम 16 तारीख को देखेंगे। नहीं, 3 बार वहां, लेकिन ये उनके बारे में एक जो भय का वातावरण क्रिएट होता है वो इस वजह से है कि वो पता नहीं जो बोल रहे हैं उनके एक्शन में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। गुजरात में भी नहीं हो रहा है, और गुजरात में ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटीज को हम बहुत सुरक्षित मानते हैं, बहुत कम है, और सबको शामिल कर लें। क्या इसके बावजूद कि जब 2002 का मसला हुआ, मीडिया, एनजीओज और विपक्षियों ने सबने इस मुद्दे को और ज्यादा तरीके से बात करने और लोगों के सामने लाने का काम किया था, उसके बावजूद एक दूसरी तरफ से एक ज्वार सा क्यों आता जा रहा था, एक दूसरी तरह की सोच का? उसके लिए जिम्मेदार कौन है? खुद मोदी? मेरे ख्याल से तो वही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम बार बार अपने आप से ये सवाल पूछते हैं कि यदि 2002 नहीं हुआ होता तो हमारे सामने किस तरह के मोदी होते, और ये इस सवाल का कोई जवाब मैं अपने आप से बार बार पूछती हूँ। मतलब मोदी है तो 2002 की वजह से है राज? मोदी है तो 2002 की वजह से है, क्योंकि हवाई जहाज भी जब उड़ता है ना, तो वो विंड रेजिस्टेंस के सहारा लेकर के फिर उड़ता है, उसके खिलाफ जाता है, और फिर मतलब उनका एक क्रिएट किया हुआ ये रेजिस्टेंस था, या ये बाय डिफॉल्ट रेजिस्टेंस आ गई उनके सामने, रेजिस्टेंस आ गई। और एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री चली है 12 साल से, उसको मैं एंटी मोदी इंडस्ट्री अगर होता तो और ज्यादा बात करते फजल साहब। खैर, अभी आगे आपके साथ और चर्चाएं होनी है। आज के निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। मैम, मुझे लगता है कि एक नई दिशा और एक नया प्रयोग होने जा रहा है भारत में। हमें उसको पूरी तरह से, जैसे गर्म गर्म चाय की चुस्कियां ली जाती हैं और उससे गला भी जल जाता है, जीभ भी जल जाती है, लेकिन उसके बिना भी काम नहीं चलता है, तो उसे पीने को तैयार रहना चाहिए। चलिए, देखिए, बिल्कुल साबित है ये बात, जिस तरह कैंपेन चल रहा है कि इस इलेक्शन में यू लव हिम और यू हेट हिम बट यू कांट इग्नोर हिम। ये बिल्कुल तय है, इस पूरे इलेक्शन में मोदी ही मुद्दा है। ये बहुत दुखद है हमारे जो डेमोक्रेटिक हमारा प्रोसेस है उसके लिए, लेकिन इसको मानने में कोई हर्ज नहीं है कि मोदी ही मुद्दा है। पूरा इलेक्शन उनके इर्द गिर्द घूम रहा है, लेकिन इसका नतीजा आखिर क्या होगा, क्या ये जो हाई पर हवा बनी हुई है ये 16 तारीख को वोट में कन्वर्ट होगी, ये आने वाला समय बताएगा। राज, लेकिन उस नतीजों से पहले आप क्या कहते हैं? देखिए, सीधी सी बात है, बात हो रही थी पहले कि नफरत का बैगेज मोदी साथ लेकर के चले। एक्चुअली वो ऑपोजिशन के लिए, बाकी सारी पार्टियों के लिए मिला करके वो एक्सेस बैगेज हो गया है। तो मोदी अगर कहते हैं कि बहुत ही खतरनाक हूं मैं, तो शायद बात सही होगी। नहीं, मैं तो देखती हूँ कि अगर आप उनकी तारीफ करें तो भी, क्रिटिसाइज करें तो भी फायदा मोदी जी को ही हो रहा है, क्योंकि जितनी चर्चा होगी नाम होगा। क्या बदनाम होंगे तो नाम नहीं होगा क्या? जी अरविंद साहब, सेंट्रल स्टेज में निश्चित तौर पर मोदी हैं, और जो बात फैजल साहब कह रहे हैं, यू कैन लव हिम, यू कैन हेट हिम, बट यू कैन नॉट इग्नोर हिम। तो ये चुनाव निश्चित तौर पर अब की बारी चुनाव की कैंपेन में तो मोदी ही है। बदी, आप क्या कहेंगे? आज का निष्कर्ष आपका? मेरा निष्कर्ष ये है कि मोदी जी एक तरफ आशा और मृग तृष्णा पैदा करते हैं, दूसरी तरफ भय और संशय। और भय और संशय का आलम यह है कि मुझे एक अर्थशास्त्री ने कहा कि वो आएंगे तो हवा भी बेच देंगे और पानी भी बेच देंगे, और एक हिंस्र भाषा और डेमोक्रेसी में जो हिंसा की भाषा डेमोक्रेसी को कमजोर करेगी, और बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। लेकिन ये आम चाह कौन रहा है? और कम से कम फैजल साहब ये कह रहे हैं कि अनफॉर्चुनेट है, लेकिन असलियत यह है कि मुद्दा सिर्फ मोदी है। और दूसरी तरफ पूर्णिमा जी ये कह रही हैं कि असल में जब विरोधी भी उन पर हमले करते हैं और क्रिटिसाइज करते हैं तो मोदी को ही फायदा होता है। ऐसे में अगर मोदी मुद्दा है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसी निष्कर्ष के साथ आज के इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। एक अहम मुद्दे के साथ कल फिर मिलेंगे। हमारे मेहमानों को धन्यवाद।